हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 22 क्लास है हिस्ट्री की। इससे पहले ज्योग्राफी कलर क्लासेस हुई जिसमें मैंने ज्योग्राफी की लगभग 26-27 क्लासेस के अंदर टॉपिक और कुछ एमसीक्यूज में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो कवर किए थे। हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है पढ़ने के लिए। हो सकता है क्वेश्चंस उतने ज़्यादा ना पूछे जाएँ, लेकिन आप जो पढ़ेंगे वो आगे आपका बहुत सारे और एग्जामों में भी काम आता रहेगा। कल हमने देखा था खिलजी वंश के बारे में। एक बार मैं आपको रिकेप दिखा देता हूँ खिलजी वंश के बारे में हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने बात की थी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, उसके बाद बात की थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो कि सबसे फेमस रहा इनके इनके वंश में पूरे। ऐसा होता ही चला आया है कि जैसे जो जो वंश को बनाने वाला होता है वो अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम, जो अपने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का टाइम जो है वो कहीं ना कहीं सर्व करते हुए निकाल चुका होता है इससे पहले वाले राजाओं में। तो यहाँ पर ये सीरीज आपको एक कंटिन्यू देखने को मिलेगी कि जिसने वंश की स्थापना की होगी वो उतना मतलब शक्तिशाली या इतना महान शासक नहीं रहा होगा जितना कि उसके आने वाले जस्ट आने वाले एक या दो शासक रहे होंगे। ठीक है, तो वही तुगलक वंश में भी होगा। अभी मैं आपको वही दिखाऊंगा। इसमें जैसे हुआ था खिलजी वंश में, आपका जलालुद्दीन खिलजी के जस्ट बाद जो आया अलाउद्दीन खिलजी, वो काफ़ी पावरफुल और खिलजी वंश का एकलौता सबसे पावरफुल राजा रहा। ठीक है, खिलजी वंश में ने टोटल अगर देखा जाए तो टोटल शासन करने का उसका टाइम अगर आप देखेंगे तो गयासुद्दीन खिलजी का टाइम देखो, अगर आप 90 से स्टार्ट किया, इसने 90 से स्टार्ट हुआ और 20 में जाके ख़त्म हो गया था। 1320 में जाके ये ख़त्म हो गया था। 6 साल इसने शासन किया। और उसके बाद जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था 20 साल इसने शासन किया। टोटल शासन काल अगर देखोगे खिलजियों का तो रहा 30 साल तक, जिसमें से 20 साल ही शासन किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इस हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कितना इंपॉर्टेंट शासक रहा। ऐसा ही आपको अभी तुगलक वंश में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा बना रहे कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, इसने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, नए टैक्सेस भी लगाए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी फ़िल्म के बारे में भी, इस पर जो फिल्म बनी वो आगे चल के। फिर आप मुबारक शाह रहा इसका, आगे आने वाले जो राजा थे मुबारक शाह। फिर आपका खुसरो खान सबसे लास्ट राजा हो गया जो खुसरो खान। तो खुसरो खान के यहाँ ही काम किया करता था जो आपका है गयासुद्दीन तुगलक है, जो आगे आने वाली तुगलक डायनेस्टी में पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो गयासुद्दीन तुगलक जो काम करता था वो खुसरो खां के यहाँ ही काम किया करता था। और खुसरो खां थोड़ा सा एक तरीके से इतने योग्य शासक नहीं थे, तो इन सबको फिर ऐसे ही हुआ कि इसको मार के आगे चल के जो है वो उसने अपना तुगलक वंश की स्थापना कर दी, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का। यहाँ पर जो ये इमेज लगी हुई है ये फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है आपका दिल्ली का, उसकी उसकी इमेज लगी हुई है। और यहाँ पर ये इमेज क्यों लगी हुई है वो आपको आने वाली वीडियो में आसानी से मालूम चल जाएगा। और ये इसलिए थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैं यहाँ पर थंबनेल मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे जनरली थंबनेल जो होता था उसमें ये इमेज नहीं रहा करती थी। ठीक है, तो रेगुलर इमेज होती थी, यहाँ पर लिखा रहता था एट 7 PM जो आपकी क्लास का टाइमिंग है। तो मुझे लगा थोड़ा सा ऐड करने शायद थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी लोगों के अंदर और देखेंगे लोग। मैं जो एक्चुअल चीज़ है वो बता रहा हूँ आपको। अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट कब से हुई? 1320 में आपके खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था खुसरो खां, उसको इसने मार दिया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको मार दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या करने के बाद जो है तुगलक डायनेस्टी की स्थापना कर दी 1320 के अंदर। ठीक है, स्थापना करने के बाद ये मात्र 5 साल ही जिंदा रहा। 5 साल जिंदा रहा। 1325 में इसकी डेथ हो गई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि इसको किसी ने मारा था। ठीक है, इसकी स्वाभाविक डेथ हुई थी। पश्चिम बंगाल में ये अब पश्चिम बंगाल के अभियान पे गया हुआ था, पश्चिम के मतलब बंगाल के अभियान पे गया हुआ था, वहाँ से वापस आ रहा था। वापस आते समय इसकी डेथ हो गई थी। बलवन डायनेस्टी में जैसे आपने देखा, खिलजी डायनेस्टी में जैसे आपने देखा, तो वो जो सिस्टम चलता आ रहा था कि किसी राजा को पिछले वाले आगे आने वाले राजा ने मार दिया और उसके बाद जो है शासक बना। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तुगलक डायनेस्टी में यह चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तुगलक डायनेस्टी के जितने राजा थे वो सभी के सभी कैसे ऐसे ही थे कि जैसे पिताजी का राज खत्म हुआ तो फिर उसका बेटा आया, फिर उसका उसका सन आया, उसके सन के बाद उसका सन आया, या फिर इनके भाई का सन आया। ऐसे मतलब ये जो एक तरीके से जो परिवार में ही चल रहा था, शासन परिवार में ही चल रहा था। और सत्ता के लिए होड़ नहीं मची हुई थी। ठीक है, सत्ता के लिए होड़ नहीं मची थी। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कम थे। जैसे कि पहले आपने देखा होगा, जैसे मैंने इल्तुतमिश से स्टार्ट हुआ, जहाँ चालीसा स्टार्ट हुई इल्तुतमिश में, उसने 40 सरदार बनाए थे वहाँ पर जो लोग उसके यहाँ काम कराने में उसकी मदद किया करते थे। तो ये राजनीति स्टार्ट हुई वहाँ से और ये राजनीति कंटिन्यू होती चली आई थी। ठीक है, जब भी कोई शासक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता था, जब भी कोई भी शासक थोड़ा कमज़ोर पड़ा तो जो ये नोबेल लोग हुआ करते थे या समाज के जो समझदार लोग या बड़े लोग थे वो थोड़े से हैवी हो जाते थे, थोड़ा उन पर हावी हो जाते थे और जो राजनीति होने लगती थी, जो क्या एक तरीके से जो खुद में ही राजनीति इंटरनल राजनीति होने लगती थी, उसकी वजह से
राज्य उतनी आसानी से या उतने अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा था। तो वो चीज़ आके ख़त्म हो गई आपकी तुगलक वंश के अंदर। तुगलक वंश के अंदर ऐसा कोई नहीं हुआ, इसीलिए अगर आप तुगलक पीरियड देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि बाकी जितने आपके दिल्ली सल्तनत पे जितने भी वंशों ने राज्य किया उनमें से किसी ने इतना राज्य नहीं किया है। ठीक है, सबका जो राज्यकाल है वो बहुत कम कम रहा है। ठीक है, 1206 से स्टार्ट हुआ, 1290 में जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, 1290 में आके ख़त्म हो गया आपका गुलाम वंश। उसके बाद आता है खिलजी वंश, 1290 से स्टार्ट हुआ, 1320 में ही ख़त्म हो गया। फिर 1320 से स्टार्ट हुआ और ये गया 1414 तक। ठीक है, लगभग पूरा का पूरा जो आपका 94 सालों तक इन्होंने शासन किया। 94 सालों तक, एक पूरी ईस्वी जो है, एक पूरी सेंचुरी जो है इन्होंने शासन किया तुगलक डायनेस्टी ने। तो ऐसा शासन किसी और डायनेस्टी ने नहीं किया जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत में थे। इसके बाद आने वाली सैयद डायनेस्टी भी उतना कुछ खास नहीं कर पाएगी। फिर है लोधी डायनेस्टी जो थोड़ा सा चलेगी। ठीक है, हम बात करते हैं अब तुगलक डायनेस्टी के बारे में। मैंने यहाँ पर जो ओवरव्यू दिया है ये आपको याद रखने में, जो चीज़ें आप याद रखते हैं उनको याद रखने में आपको थोड़ा सा मदद करेगी, क्योंकि आपको चीज़ें वैसे याद नहीं रहेंगी फैक्ट वाइज। हो सकता है मेरी बोली गई ये चीज़ें आपको याद रह जाएँ। बात करते हैं सबसे पहले राजा के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी खुसरो खां वॉज असैसिनेटेड बाई गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक कौन था अभी आगे आपको मालूम चल जाएगा। एंड गाजी मलिक बिकेम द रूलर विथ द चेंज्ड नेम गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पर विदाउट नहीं, विद द चेंज होगा, विद द चेंज नेम गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका पहला नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है गाजी मलिक, ये था इसका पहला नाम, जिस नाम से अब बचपन से ये जाना जाता था। लेकिन जब ये राजा बना तो बना किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो आपको जो नाम याद रखना है वो यही याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तुगलक डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली सल्तनत फॉर मैक्सिमम टाइम इन ऑल द अदर तुर्किश डायनेस्टी। जितनी तुर्किश डायनेस्टी अभी से ऊपर से चली आ रही थी उन सब में इनने क्या किया? सबसे लंबे टाइम तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, रीज़न क्या थे इनके, मैंने अभी आपको बताए कि इनमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे थोड़े से कम थे। मतलब एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हो क्या रहा था कि जैसे कोई राजा है, उसका बेटा है, वो शुरू से लेके अपनी बचपन से लेके देख रहा है पूरे राजकाज के काम कैसे काम होते हैं। उनको फिर किसी एक छोटी जगह गवर्नर बना दिया गया या किसी काजी या ऐसी कोई पदवी पर रख दिया जाता था, वहाँ पर काम करते करते वो एक्सपीरियंस ले लेते थे, फिर जाके वो राजा बनते थे। तो अगर ये सिस्टम चलता रहता है तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी स्टेबल रहती हैं। जैसे कि अगर आप आगे जाएंगे तो मुगल सल्तनत में अभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जब मुगल साम्राज्य स्थापित होगा तो वहाँ पर भी यही चलता है, बाप का बाद बेटे ऐसे आते आते हैं। वो बात अलग है कि उसमें बहुत सारे ऐसे बेटे हुए जिन्होंने अपने बाप को मारने के बाद सत्ता हथियाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ, ये हम बात करेंगे इसकी, जो फर्स्ट रूलर था तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन पर्पज। जो आपकी सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के पर्पज से नहरों का निर्माण करना, ये जो काम है सिंचाई के पर्पज के लिए नहरों का निर्माण, तुगलक डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप याद रखेंगे उस कंस्ट्रक्शन के या डेवलपमेंट के हिसाब से, तो नहरें इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस में से एक हैं। ठीक है, पूरी तुगलक डायनेस्टी में अभी सबसे पहला जो इनका राजा है गयासुद्दीन तुगलक, इसने स्टार्ट कर दिया था इसका कंस्ट्रक्शन। और शायद ये दिल्ली सल्तनत का या मिडल इंडिया में अगर बात करेंगे आप, तो मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम शासक आ गए उसमें ये पहला शासक था जिसने नहरों को बनवाने के बारे में सोचा और बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ही डाइड इन 1325, 1325 एडी में, 1325 ईस्वी में ये एक्सपायर हो गया था। इसके बारे में एक और कहानी फेमस है, बहुत ज़्यादा किताबों में आपको लिखी मिलती है, कि जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनके बारे में किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट ये भी पूछा था कि जो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है वो क्या इन्हीं के नाम पर है। तो ऐसा बिल्कुल है, ऐसा इन्हीं के नाम पर हो सकता है, क्योंकि जो आपका साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली में ही इनकी दरगाह है शेख निज़ामुद्दीन औलिया की। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ इसके जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। मतलब शेख निज़ामुद्दीन औलिया इससे गुस्सा रहते थे गयासुद्दीन तुगलक से। और जब ये बंगाल का दौरा करके वापस आ रहा था, जब बंगाल को जीत कर ये वापस आ रहा था वहाँ से, तो इसने क्या किया था, एक संदेश भेजा था दिल्ली। इसने संदेश भेजा कि जब तक मैं दिल्ली पहुँचूँ उससे पहले आपको दिल्ली छोड़ देनी है। ठीक है, उसने ऐसा बोला कि जब तक मैं दिल्ली पहुँचूँ तब तक मेरे दिल्ली पहुँचने से पहले, मान लीजिए यहाँ ये दिल्ली और यहाँ ये बंगाल है, तो बोला था कि बंगाल से जब तक मैं दिल्ली पहुँचूँ तब तक दिल्ली पहुँचने से पहले आपको दिल्ली छोड़ देनी है।
तो निजामुद्दीन औलिया ने उसको जवाब दिया था या उत्तर दिया था कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, और सही बात थी कि वो दिल्ली वापस पहुंच नहीं पाया था। जो आपका क्या कहते हैं उस टाइम पे जो अफ़गानपुर था, ठीक है, तुगलकाबाद जो बाद में तुगलकाबाद बना, वहाँ पर शहर बना, तो अफ़गानपुर या तुगलकाबाद जो था वहीं पर पहुँच के इसकी डेथ हो गई थी, वो दिल्ली वापस नहीं पहुँच पाया था। तो ये जस्ट एक कहानी है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। हो सकता है सच्चाई भी हो, क्योंकि जब कुछ कहीं लिखा मिलता है तो उसी बार तभी ऐसी कुछ चीज़ें जो आप किताबों में लिखी मिलती हैं। अच्छी किताबों में भी आपको, एनसीईआरटी टाइप की किताबों में भी आपको ये स्टोरी लिखी मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट राजा की, जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहला गयासुद्दीन तुगलक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें कुछ खास काम नहीं किए थे, इसने सत्ता हथियाई, अपना तुगलक वंश की इसने स्थापना कर दी। ठीक है, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट काम इसने शुरू किया, नहरों की मतलब नहरों का कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट करवाया था और कुछ नहरें इसने बनवाई थी। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा था, इसका बड़ा भाई मतलब बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। इसका राज्यकाल जो था आपका 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, यहीं से आप देखिए कि 26 साल इसने पूरा शासन किया था, और ये भी अपने वंश का सेकंड रूलर था। अलाउद्दीन खिलजी भी अपने वंश का सेकंड रूलर था, 20 साल तक शासन किया। ये भी अपने वंश का सेकंड रूलर है, 26 साल तक शासन किया। मैं जो आपको एक पैटर्न बता रहा था कि जब जितने भी वंश स्थापित हुए हैं उनके बाद जो राजा आए हैं, मतलब सेकंड या थर्ड, वो सबसे पावरफुल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे, इससे पहले गुलाम वंश की स्थापना जिसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का स्थापक बनाया गया, और 1206 में ही बनी, 1206 में ही बना, और उसके बाद बहुत जल्दी एक्सपायर हो गया था। 1210 में ये पोलो खेलते हुए एक्सपायर हो गया था। उसके बाद जो बना इसका दामाद, वो इल्तुतमिश, वो भी सेकेंड रूलर था, अपने वंश का सेकेंड रूलर था, और उसने भी शासन जो है एक तरीके से वास्तविकता में दिल्ली सल्तनत को इसी ने स्थापित किया था, और बहुत एक तरीके से पावरफुल किंग वो भी था। तो ये जो पैटर्न है ये आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा हर आने वाले जो वंश आप पढ़ेंगे इनमें, उन सब में। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि सेकेंड रूलर था इसका। द एक्चुअल नेम वॉज जुन्ना खां। इसका जो एक्चुअल नेम था वो था जुन्ना खां, एंड ही वॉज एल्डर सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था। ही वॉज कॉल्ड द इंटेलिजेंट एंड फुलिश रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे इंटेलिजेंट पर्सन था दिल्ली सल्तनत पे जितने लोगों ने राज्य किया। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ये विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, लेकिन इसने जितनी भी एक्सपेरिमेंट किए या जितनी भी योजनाएं चलाई, वो सभी योजनाएं कहीं ना कहीं फेल हो गई। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इतिहास का सबसे विद्वान और मूर्ख शासक। ठीक है, मिडिल इंडिया में सबसे विद्वान और मूर्ख शासक अगर किसी को बोला जाता है तो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि ये एक विद्वान व्यक्ति था, लेकिन इसने जो योजनाएं चलाई वो कोई सक्सेस नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा, और उन सभी योजनाओं के कारण इसको कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अफ्रीकन पिलग्रिम इब्न बतूता। इसके बारे में आपने ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा आपने। केम टू हिज कोर्ट एंड लेटर सेंड इब्न बतूता, लेटर ही सेंड, यहाँ पर ही लगा दीजिए आप, ही सेंड इब्न बतूता एज एम्बेसडर टू चाइना। ठीक है, इब्न बतूता जो कि एक अफ्रीकन पिलग्रिम था, अफ्रीकन यात्री था, जो एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो मोरक्को से आया हुआ था। ठीक है, मोरक्को से आया था ये, उतना आपको याद ना रखना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। मोरक्को से ये आया था। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम को भी इसने अपनी किताबों में अपने लिखा हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक जो एक राजा, मतलब जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, वो इतना बड़ा और इतना भव्य एक तरीके से उसने महल बनवाया था जो पूरा सोने से बना हुआ था। उसके अंदर उसने एक कुआं बनवाया जिसमें उसने सोना भर रखा था, जिसको अपनी हिसाब से वो कभी कभार यूज किया करता था, जिस हिसाब से राजस्व की कमी या बढ़ोतरी हुआ करती थी। जब राजस्व बढ़ जाया करता था सोने को और भरवा देता था, जब कम होता था तो वहाँ से सोना यूज किया जाता था। इसने ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और इब्न बतूता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि इसने आने के बाद वहाँ से ये दिल्ली आया जब, तो इसको दिल्ली में काजी का एक वो दे दिया गया, काजी का रोल जो होता है, काजी का पद दिया गया, और 8 साल तक इसने दिल्ली में एज अ काजी इसने सर्विस दी थी। ठीक है, इसके बाद इसको चाइना एज एम्बेसडर भेजा इसी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, ही ट्राइड टू मेक अ सेकुलर किंगडम, दैट्स वाई उलेमाज आर नॉट हैप्पी विथ इट विथ हिम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि सेकंड रूलर था तुगलक वंश का। इसने क्या किया था, इसने एक तरीके से कोशिश की थी कि थोड़ा सा जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी एक उदार स्टेट बनाया जाए। ठीक है, एक उदार स्टेट या उदार राज्य की स्थापना की जाए, सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की इसने कोशिश की थी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की इसने कोशिश की,
और जिस वजह से हुआ क्या, अब धर्मनिरपेक्ष जब राज्य बनाया जाने की इसने कोशिश की, तो जो उलेमा थे, जो मतलब मुस्लिम धर्म के उस टाइम के जो बड़े बड़े लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, जो धर्म के प्रवर्तक थे, वो सब इससे गुस्सा हो गए थे। हमेशा से होता चला आता है, जबकि कोई कोई राजा या कोई भी लीडर जो होता है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो जो लोग धर्म के प्रवर्तक होते हैं, अपने अपने धर्मों के जो प्रवर्तक होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे गुस्सा हो जाते हैं। ये चला आ रहा है शुरुआत से, यही इसके साथ भी हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी यही हुआ। तो इससे जो उलेमास थे वो सभी के सभी नाराज़ हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सम स्पेसिफिक वर्क डन बाई मोहम्मद बिन तुगलक। इसने, क्योंकि ये बहुत विद्वान राजा था, ऐसा माना जाता है, काफ़ी विद्वान राजा था और काफ़ी पढ़ा लिखा और विद्वान राजा था, लेकिन इसके जो इसने योजनाएं चलाई वो चली नहीं। और उनके रीज़न क्या थे, उनमें कुछ योजनाएं कौन कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उसने टैक्स इंक्रीमेंट किया। टैक्स इंक्रीमेंट एग्जैक्टली किया कहाँ पर, जो दोआब का एरिया है पंजाब। मैंने आपको जब जियोग्राफी पढ़ाई थी वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि दोआब होता क्या है। दोआब का मतलब क्या होता है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जगह है। जैसे मान लीजिए कि ये गंगा है और ये यमुना है, मैंने वो बोला है कि मान लीजिए, ऐसे ऐसे नहीं बनता है, गंगा यमुना अधिकतर पैरेलल चल रही होती हैं, तो इनके बीच की जो ज़मीन होगी वो कहलाएगी दोआब। ठीक है, तो जो दोआब का एरिया था, मतलब पंजाब अंजाब वाला जो एरिया था जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ थीं, उस पर इसने क्या किया, टैक्स का इंक्रीमेंट कर दिया। अब वो भी टैक्स का इंक्रीमेंट ऐसे टाइम पर हुआ जब वहाँ पर पहले से अकाल मचा हुआ था, वहाँ पर पहले से अकाल था और भुखमरी फैली हुई थी, लोग मर रहे थे, जिसको प्लेग बोला जाता है, या एक तरीके से बोल लीजिए आप काली काली मौत बोलते हैं हिंदी में। तो वो फैली हुई थी पहले से, लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा और दिल्ली तक फैली हुई थी। दिल्ली में भी बहुत लोग मर रहे थे, दिल्ली की भी जो हवा थी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, इसीलिए इसको कैपिटल भी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला इसने काम किया जो टैक्स इंक्रीमेंट का, ये भी इसका जो है जो एक्सपेरिमेंट था एक तरीके से, ये फेल हो गया। नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट किया जो इसने काम किया वो ये किया कि चेंज की इसने कैपिटल। दो रीजन थे कैपिटल चेंज करने की। पहली बात तो ये थी कि इसको लगता था कि कैपिटल चेंज करके दक्षिण में नियंत्रण पा लेगा। ठीक है, दक्षिण में नियंत्रण पा लेगा, थोड़ा दक्षिण के जो और मतलब अपने राज्य को दक्षिण में फैला लेगा। लेकिन जब इसने कैपिटल चेंज की, कहाँ से, दिल्ली से इसने कैपिटल चेंज कर दी देवगिरी तक। जो मैंने आपको पहले बताया था देवगिरी, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने सब बहुत ज़्यादा सोना लूटा था, बहुत ज़्यादा धन लूटा था, वो देवगिरी, वहाँ पर इसने कैपिटल चेंज कर दी। मतलब यहाँ से दिल्ली से चला गया देवगिरी, जिसका बाद में नाम भी चेंज किया गया दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी का नाम बाद में चेंज किया गया दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी अपनी चेंज की। दो पर्पज़ थे चेंज करने की। पहला तो ये था कि दिल्ली दूषित हो चुकी थी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा महामारी फैल चुकी थी, इतना प्लेग फैल गया था वहाँ पर कि दिल्ली की हवा तक दूषित हो गई थी उस टाइम। ठीक है, तो एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न, इसको लगता था कि अगर दिल्ली से अपनी राजधानी चेंज कर देगा तो साउथ पे कंट्रोल पा लेगा, जो भी एक तरीके से पार्सली फेल हो गया। ठीक है, इसने साउथ पे कंट्रोल पाने जैसा, नियंत्रण करने जैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जनता इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि आप दिल्ली में हैं या दौलताबाद में हैं, उसको जनता ने उतना महत्व नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी होती क्या है, जैसे कि आज आप रुपए का यूज करते हैं, तो इसकी अगर वैल्यू देखेंगे तो आप एक कागज़ का रुपया है, एक कागज़ है, इसकी वैल्यू अगर आप वैसे देखा जाए तो कोई नहीं है। ठीक है, चूँकि इसकी वैल्यू बना रखी गई है इसलिए ये इसकी वैल्यू है। तो इसी तरीके का टोकन करेंसी इसने स्टार्ट किया और इसने चांदी और पीतल के टोकन करेंसी की अनुमति दी। लेकिन ये भी इसकी जो योजना थी ये भी पूरी तरीके से फेल हो गई। ठीक है, ये योजना भी इसकी पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि उस टाइम पर सिक्के चला करते थे। उस टाइम पर चांदी का सिक्का जो है, अगर ये सोने का सिक्का है तो सोने की वैल्यू देगा, चांदी का सिक्का है तो वो चांदी की वैल्यू देगा। तो इस हिसाब से जो सिक्के थे वो पहले चला करते थे, जिनकी जिस मेटल के हुआ करते थे उसी मेटल की उनकी उतनी वैल्यू होती थी। अब इसने क्या किया कि मैं जैसे मान लीजिए कि ये सिक्का जो चांदी का है, जो चांदी का नहीं है, मान लीजिए ये कांसे का है या पीतल का है, किसी और का है, और इसको चांदी के बराबर इसने वैल्यू दे दी, एक तरीके से टोकन वैल्यू वाला। इसी तरीके से उसने बोल दिया कि ये चांदी के या सिल्वर के बराबर वैल्यू रखेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, नकली सिक्के बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए, मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली सिक्के फैल गए और उससे इसको नुकसान हुआ। फिर इसको आखिर में जाके क्या करना पड़ा कि उन नकली सिक्कों को अपने यहाँ जमा कराया और उनके बदले इसने असली सिक्के दिए। तो इससे इसकी जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। मतलब इसने जितनी भी पॉलिसीज़ थी जो किसी अच्छे पर्पज़ के लिए स्टार्ट की थी,
वो इस पर ही भारी पड़ गई। ठीक है, तो सेकंड जो इसकी थर्ड जो पॉलिसी थी वो भी इसकी एक तरीके से फेल हो गई। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट जो था खुरासान अभियान, ये खुरासान अभियान या खुरासान एक्सपेंडिशन, इसमें इसने क्या किया कि मध्य एशिया में, ठीक है, मिडिल एशिया में एक जगह थी खुरासान, जहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। तो इसने कोशिश किया, इसने सोचा कि जो इसकी वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता है या अव्यवस्था जो फैली हुई है उसका फ़ायदा उठाएं और इसको आप अपने में मिला लें। इसके लिए इसने क्या किया, बहुत बड़ी सेना तैयार की, उनको 1 साल का वेतन भी दिया, पूरे 1 साल का वेतन दिया, सब कुछ किया, पूरी तैयारी की, लेकिन तब तक वहाँ की जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी वो वापस आ गई। वहाँ पर पॉलिटिकली स्टेबल राज्य बन गया और इसकी ये जो योजना थी कि यहाँ से फैला देगा अपने राज्य को, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फेल हो गई। यहाँ पर भी इसका बहुत सारा रुपया बर्बाद हुआ। जो सेना इसने फैलाई थी, अतिरिक्त सेना बनाई, उसको उनको वेतन दिया, उनको ज़मीनें दी, सब कुछ किया, वेतन की पेशगी इसने की थी कि 1 साल की एक्स्ट्रा वेतन की पेशगी की थी इसने, सब कुछ किया। उन सब के बावजूद फिर लास्ट में वो काम नहीं आई इसके, और ये जो इसकी योजना थी ये भी फेल हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करी जाए तो है आपकी कराचिल अभियान। कराचिल अभियान या कराचिल एक्सपेंडिशन, कराचिल कहाँ पर है, कुमाऊँ के जो पहाड़, मैंने बताया था कुमाऊँ का पहाड़ कहाँ पर है। आप अगर जियोग्राफी आपको याद होगा, थोड़ा बहुत याद होगा जियोग्राफी का, कुछ भी मैं जो बताया था, तो अगर इंडिया मतलब बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये नेपाल है, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से नेपाल फिर सिक्किम। तो मैंने जब बताया था कि जो मिडिल ग्रेटर हिमालय था, ठीक है, ग्रेटर हिमालय मतलब बीच वाला, उसमें जो ये एरिया है आपका नेपाल और उत्तराखंड वाला, यहाँ पर है कुमाऊँ की पहाड़ियाँ। ठीक है, कुमाऊँ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, जिसको हिमालय ऑफ कुमाऊँ बोला जाता है, कुमाऊँ। ठीक, तो यहाँ पर है आपकी जो क्या कहते हैं कराचिल की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर थी कुमाऊँ के पर्वतों के अंदर। तो यहाँ पर भी ऐसी हालत थी, यहाँ पर विद्रोह हो रहा था, यहाँ पर विद्रोह फैला हुआ था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने सेना भेजी, कोशिश की इसने कि वहाँ का विद्रोह दबा दिया जाए और इसको अपने शासन में, अपने राज्य में वापस से मिला लिया जाए। तो उस पर भी इसने अपनी सेना भेजी और वहाँ पर भी क्या हुआ, पहले शुरुआत में तो इसको सफलता मिली, लास्ट में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसकी हानि हुई, सेना की बहुत ज़्यादा हानि हुई, सेना भी मारी गई, बहुत ज़्यादा सेना मारी गई, क्योंकि पहाड़ी इलाके में लड़ना एक नॉर्मल सैनिक के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो उस हिसाब से ट्रेन नहीं होते हैं। तो इनको शुरुआत में तो फ़ायदा मिला क्योंकि इनकी सेना बड़ी थी, लेकिन लास्ट में इनको बहुत ज़्यादा धन की भी नुकसान हुआ और लोग तो मारे गए ही। तो इस तरीके से इसकी जो ये 5 योजनाएं थी जो काफ़ी अच्छी योजनाएं थी, टैक्स इंक्रीमेंट एक तरीके से निगेटिव समझ सकते हैं आप। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं थी सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव थी, राज्य के पर्पज से पॉजिटिव थी। कैपिटल इसने चेंज की, वो भी उसने एक पॉजिटिव काम करने की कोशिश की थी। इसने टोकन करेंसी स्टार्ट की जो कि लोगों और सबके लिए एक पॉजिटिव चीज़ ही थी, वो भी निगेटिव चली गई। और उसके बाद जो इसने राज्य बढ़ाने की कोशिश की वो भी सभी की सभी गलत साबित हो गई। तो कहीं ना कहीं बुद्धिमान था, लेकिन अपने जो योजनाएं थी उनका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया। ठीक है, किसी भी प्लान का एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप प्लान तो बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तब तक आपका वो सही नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, आजकल IPL चल रहा है, सभी लोग देखते ही होंगे। अगर मान लीजिए क्रिकेटिंग पिच है और ये आपकी क्रीज है, यहाँ पर बैट्समैन खड़ा होता है, यॉर्कर कहाँ गिरती है, जब आप बॉलिंग करते हैं तो यॉर्कर गिरती है जस्ट उसके पैरों में, जहाँ पर वो बैट्समैन खड़ा है। अगर ये यॉर्कर बॉल थोड़ी सी भी आगे चली जाती है, 1 फीट भी आगे गिरती है, तो ये ओवर पिच बन जाती है, जिसको आसानी से कोई भी छक्का मार सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्लान का एग्जीक्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली ज़रूरी होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं कर पाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राजा की, जो था आपका फिरोज शाह तुगलक। 1351 में फिरोज शाह तुगलक 1351 में राजा बना। फिरोज शाह तुगलक था कौन, अभी आपको मालूम चलेगा। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई थी। ठीक है, उसकी डेथ के बाद ये राजा बना था। मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को मार के कोई राजा बना। जब एक स्वाभाविक मौत हुई किसी की, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पीढ़ी थी वो आई और राजा बनी। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट पीढ़ी नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन का बड़ा लड़का था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो था वो आपका गयासुद्दीन के बड़े भाई का लड़का था। तो ये इसका चचेरा भाई था। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ही वॉज कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका कजिन था एंड सन ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर गयासुद्दीन तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक टुक केयर ऑफ फिरोज शाह आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। जब इसके पिता की डेथ हो गई, क्योंकि इसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी, तो ये काफ़ी छोटा रहा होगा जब गयासुद्दीन शासन में थे। उसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मतलब छोटे भाई की तरह रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने राज्य में, अपने कोर्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे इसको रखा। धीरे धीरे इसको अनुभव मिला। फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई तब जाके ये राजा बना। ठीक है,
यहाँ पर एक और चीज़ हो रही थी कि जो उलेमाज थे, जो जितने भी उलेमा थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से गुस्सा हो चुके थे इस वजह से, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो उनको खुश करने के लिए ही अगेन इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक स्टेट एज सजेस्टेड बाय उलेमाज ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के उलेमाज थे उनके सजेशन के हिसाब से इसने इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की या बनाया। एक तरीके से जो चीज़ें उसने हटाई थी इसने फिर से स्टार्ट कर दी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अभी तक जितने भी राजा हुए उन्होंने ब्राह्मण्स को छोड़ रखा था। आपको लगता होगा कि हिंदू में पूरे आते थे, हिंदू मतलब एक धर्म तो था ही अलग से, लेकिन जो ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण लोग थे उनको एक अलग ही प्रेस्टीज हमेशा से मिलती चली आई है। जब मुस्लिम राजा रहे तब भी उनको प्रेस्टीज मिलती रही, लेकिन फिरोज शाह तुगलक वो पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड मेनी हिंदू टेम्पल्स जस्ट टू प्लीज द उलेमास। मतलब जो उसके स्टेट के उलेमा थे उनको खुश करने के लिए, ठीक है, उनको खुश करने के लिए इसने बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा था। अब ऐसा आपको लिखा मिलता है कि सिर्फ उनको खुश करने के लिए, क्योंकि बाकी जो इसके जो काम थे उनके हिसाब से काफ़ी उदार राजा लगता है, इसीलिए इसको मिडिल क्या कहते हैं तुगलक वंश का अकबर भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपको इसको तुगलक वंश के अकबर से, मतलब इसको अकबर से कंपेयर करते हुए देखा जाता है। बहुत सारी किताबों में इसको अकबर से कंपेयर किया गया है, ठीक है। इसने क्या किया, ही रिमूव्ड ऑल अदर 24 टैक्सेस, यहाँ पर ये लिखना भूल गया था, ऑल अदर 24 टैक्सेस एंड कन्वर्टेड इनटू 4 टैक्सेस। इसने जो बहुत सारे टैक्स लिए जा रहे थे जनता से, उनमें से क्योंकि जनता टैक्स जो है उसने बढ़ा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मैंने आपको बोला था कि उसने टैक्स बढ़ाए थे, जो सबसे पहली योजना थी उसकी 5 में से, उन 5 में से सबसे पहली योजना टैक्स बढ़ाने की तो थी। तो जितने भी टैक्स बढ़ा दिए गए थे जिनकी वजह से जनता परेशान थी, इसने वो टैक्स हटा दिए, ठीक है। सिर्फ 4 टैक्स रखे, जिसमें आपका एक आता है क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं खराज। खराज खराज होता है आपका भूमि कर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इन सभी को एक बार। खराज होता है आपका भूमि कर, उसके बाद जजिया, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हुआ जकात, ठीक है। जकात किससे लिया जाता था, जकात मुस्लिमों से लिया जाता था। ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था जजिया, और जकात लिया जाता था मुस्लिमों से। और जो पहले जो सबसे फर्स्ट था खराज, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद था खुगस। खुगस ये टैक्स उस पे होता था कि जो युद्ध में लूटा जाता था सामान, उन सब पे एक तरीके से पूरा युद्ध का लूटा वो जो माल था वो ले लिया जाता था, उसको बोलते थे खुगस। तो इस तरीके से इसने बाकी जो और टैक्सेस थे उनको कम कर दिया था, और ये जो 4 टैक्सेस हैं बचे हुए हैं, इन चारों टैक्सेस को इम्प्लीमेंट किया, बाकी सब टैक्सेस इसने हटा दिए थे। मैं बोल रहा हूँ ना, इसी वजह से इसको बोला जाता है कि ये जो मध्यकालीन भारत था उसका अकबर था। बाकी चीज जो मतलब शुरुआत में मैंने बताया कि इसने वापस इस्लामिक स्टेट की स्थापना करने की कोशिश की थी, और किया भी था। काफ़ी हिंदू टेम्पल्स को भी तोड़ा, और जो जितने भी क्रूरता होती है वो सभी की सभी की। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक जो राजनीति थी उलेमाज की वो शामिल थी, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड द बिगेस्ट कैनाल सिस्टम बाई कंस्ट्रक्टिंग 5 इंपॉर्टेंट कैनाल्स। इसने जो है उस टाइम की सबसे बड़ी कैनाल सिस्टम बनाई, और जो आपकी 19वीं शताब्दी तक सबसे बड़ी कैनाल सिस्टम बनी रही, ठीक है। जब तक मतलब अगले आने वाले लगभग आप अभी हम 1300-1400 की बात कर रहे हैं, अगले आने वाले 500 सालों तक इतना बड़ा जो कैनाल सिस्टम था वो किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। इसने 5 कैनाल्स बनाई थी, जिसमें आपकी जमुना नदी से में हिसार में बनी हुई 150 किलोमीटर की वो थी कैनाल थी। फिर 56 किलोमीटर की कैनाल सतलुज घाघरा नदी पे है। तो ऐसी बहुत सारी नदियों पे इसने जो है 5 बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कैनाल्स बनवाई थी, बड़ी बड़ी जो है नहरें बनवाई थी, ठीक है। जो नहरें बनवाने का काम इसके दादाजी ने स्टार्ट किया था, वो जाके इसके पिताजी ने स्टार्ट किया, गयासुद्दीन, इसके चाचा जी ने, गयासुद्दीन इसके जो चाचा थे उसने स्टार्ट करवाया था। वो इसने अच्छे से आगे एक चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, ठीक है। इसने इतनी ज़्यादा नदियाँ क्या कहते हैं नहरें बनवाई कि वो आगे आने वाले 500 सालों तक किसी ने उससे ज़्यादा जो सिस्टम है उससे अच्छा सिस्टम नहरों का नहीं बनाया था, ठीक है। बात करें नेक्स्ट और पॉइंट की, ही स्टेब्लिश्ड 5 सिटीज़ एज वेल, मतलब इसने 5 सिटीज़ भी बनाई। पहली कौन सी आपकी, हिसार। अभी आपने हिसार का नाम सुना ही होगा, अभी तो नहीं, खैर काफ़ी मतलब टाइम हो चुका है। जब उनका क्या कहते हैं आसाराम बापू का केस चल रहा था, तो आसाराम बापू के केस टाइम पर हिसार बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। फिर फिरोजाबाद, फिर फिरोज शाह कोटला, इसको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर आता है फिरोज शाह कोटला, जो आपके थंबनेल में था। मैंने बोला था कि थंबनेल में फिरोज शाह कोटला क्यों है, ये आपको यहाँ पर बाद में समझ में आ जाएगा।
थंबनेल में फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है वो इसी वजह से है, क्योंकि इसको बनवाया किसने था, फिरोज शाह ने इसको बनवाया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी जो है फिरोज शाह कोटला ही रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फतेहाबाद, फिर जौनपुर। जौनपुर बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि जौनपुर किसने बनवाया था। बाकी जैसे फिरोज शाह कोटला है तो इसके नाम से लिखा जाता है, फिरोजाबाद भी इसके नाम से लिखा जाता है, तो फतेहाबाद में भी हो सकता है इसके नाम से, आप थोड़ा सा गेस कर लें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका, हिसार और जौनपुर। हिसार और जौनपुर से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरीके से ये चीज़ नहीं दिखती है कि हाँ इसको बनवाने वाला राजा का नाम क्या है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और फिरोज शाह और हिसार और आपका है फिरोजाबाद। ठीक है, ये 5 सिटी जो है इसने बनवाए थे। इसके बाद बात करें तो कुछ और अच्छी चीज़ें थी जो इसने स्टार्ट की थी, जैसे कि दीवाने बंदगान। दीवान ए बंदगान का मतलब क्या था, दीवाने बंदगान, बंदगान मतलब ही होता है कि बंदी होना या एक तरीके से गुलाम होना। तो जो गुलाम थे उनके लिए, जो दास थे इसके टाइम पर, उनकी देखरेख और उनके लिए जो एक तरीके से इसने डिपार्टमेंट बनवाया उसका नाम था दीवान ए बंदगान। ऐसा भी कहा जाता है हिस्ट्री में, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं कि इसके टाइम पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से दासों की संख्या थी 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 जो आपके क्या कहते हैं वो थे, दास थे, वो थे इसके टाइम पर, जो कि सबसे ज़्यादा थे। किसी एक राजा के टाइम पर उसके दरबार में इससे ज़्यादा के मतलब दासों की संख्या नहीं थी किसी के टाइम। फिर जो है नेक्स्ट जो है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात इसने बनवाया। दीवाने खैरात जो एक डिपार्टमेंट था वो क्या करता था, वो जो आपकी बेवा महिलाएं हुई, मतलब विधवा महिलाएं जो हैं, विधवा महिलाएं, स्त्रियों में बच्चियों से लेकर गरीब अरीब सब कुछ, जितने भी लोग, जो लोग दबे कुचले थे, जो जिनको आर्थिक ज़रूरत थी, आर्थिक जो लोग धन की ज़रूरत थी जिनको, वो सभी के सभी की जो मदद करने के लिए एक डिपार्टमेंट इसने बनाया, उसका नाम था दीवाने खैरात। ठीक है, 2 नए क्वाइन भी चलाए, इसका नाम था अधि और बिखा। और अधि और बिखा थे क्या, अधि वो था जिसमें 50% जीतल का 50%, जीतल जो मैंने अभी आपको पहले बताया था पिछली क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए। तो जीतल का 50% मेटल हुआ करता था इसमें, और विखा में जीतल का 25% मेटल होता था। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है, बस अधि और बिखा याद रखिए। इसको आपको अलग अलग तरीके से लिखा भी मिल सकता है, हो सकता है कहीं पर विखा की जगह पर विखा मिले या बिखा मिले, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में थोड़े से नामों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये 2 नए कॉइन्स भी इसने स्टार्ट कराए थे। तो अभी तक आपको क्या क्या याद करना है इसके फिरोज शाह के बारे में। सबसे पहली बात तो ये लड़का किसका था, गयासुद्दीन तुगलक का ही लड़का था, मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं था। सॉरी यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक का मतलब लड़के का भाई का लड़का था। ठीक है, उसका भतीजा था, और मोहम्मद बिन तुगलक का एक तरीके से कज़िन था, उसका जो है आपका चचेरा भाई था। ये वैसे हो सकता है आपसे नहीं पूछा जाए, मैंने ज़्यादा बता दिया, इतना नहीं पूछा जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी केयर की थी, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे कुछ पूछा जाएगा ये कि इसने किया काम कौन कौन से किए। तो सबसे पहला काम जो इसने किया इंपॉर्टेंट और जो हिस्ट्री में इम्पैक्टफुल था, हिस्ट्री इम्पैक्ट के हिसाब से याद रखी जाती है, तो इम्पैक्टफुल जो इसने काम किया वो ये किया, जजिया कर इसने ब्राह्मण पे लगाया सबसे पहली बार जजिया कर ब्राह्मण्स पे लगाया इसने। उसके बाद जो ये यहाँ पर इस स्लाइड में जितने भी काम है वो सभी याद रखने हैं आपको। इसने जो है 24 टैक्सों को हटाकर 4 टैक्सों में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें एक था भूमि कर आपका, दूसरा था मुस्लिम कर, और जो एक और था नॉन मुस्लिम कर। ठीक है, इसके अलावा जो युद्ध में जो सामग्री जीती जाती थी उस पर जो टैक्स लगता था वो, इस तरीके से 4 टैक्स इसके टाइम पर बचे हुए थे। इसने 5 नए सिटीज़ बनाए, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद और आपका जौनपुर। ठीक है, इस स्लाइड में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद 2 नए क्वाइन चलाए थे, जिसमें से एक था आपका अधि और दूसरा था बिखा। ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी इसने किए थे, कुछ प्रशासनिक सुधार भी इसने किए। उन प्रशासनिक सुधारों के बारे में भी देख लेते हैं। जो ऐसे होते हैं ना, किसी एक मतलब उसमें जो इम्पोर्टेंट राजा होते हैं, ऐसे ही होता है, कोई एक या दो इम्पोर्टेंट राजा होते हैं, और अगर उस वंश से क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं से बनता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो आपसे पूछा जाएगा कि तुगलक वंश का फाउंडर कौन था, या फिर तो मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में इसने क्या किया, मैरिज ब्यूरो, उस टाइम पर मैरिज ब्यूरोज का इसने स्टार्टिंग कराई, जब एक तरीके से कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद। ठीक है, फिर PWD, आपको लग रहा होगा कि हम हिस्ट्री से एकदम से मॉडर्न इंडिया में कैसे आ गए, लेकिन ऐसा था, इसने जो आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो इसने स्टार्ट करवाया था। लोक कल्याण जो विभाग था वो इसने उस टाइम बनवाया था। ठीक है, लोक निर्माण विभाग, सॉरी।
उसके बाद ऐसे उसका भी मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का भी इसने स्थापना की। जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनते थे, मतलब रोजगार कार्यालय जो थे, वो भी इसने बनवाए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी और राजा के साथ देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो जो किसी ने इम्पैक्टफुल काम किया, जो किसी ने थोड़ा सा अलग काम किया है, वो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ही रिटर्न हिज बायोग्राफी, नहीं रिटर्न होगा यहाँ पर, ही रिटर्न हिज बायोग्राफी, हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या था, फातुहत ए फिरोज शाही। फातुहत ए फिरोज शाही, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है फतुहत ए फिरोज शाही। यहाँ पर भी ऊ की मात्रा कहीं कहीं लगी मिलती है, कहीं कहीं नहीं लगी मिलती है, थोड़ा सा इनके नामों में कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं आपको फतुहत ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, तो फतुहत ए फिरोज शाही है, अगर ऑप्शन में आएगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे जो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो फतुहत ए फिरोज शाही इसने ऑटोबायोग्राफी जो लिखी, जो इसने खुद ही लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका जो है, ही वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड ही डाइड इन 1388 AD। ठीक है, 1388 में इसकी डेथ हो गई। और अगर पावरफुल राजाओं की बात की जाए तो सबसे पावरफुल राजाओं में से शुरुआत के 3 ही रहे ये। उसके बाद जो है इनकी जो तुगलक डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे गिरती चली गई, डिक्लाइन होती चली गई, और लास्ट में जाके जो आपका लास्ट शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह, उसके टाइम पर जाके ख़त्म हो गई। नसरुद्दीन महमूद शाह को हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट शासक था। वैसा कुछ खास काम इन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन लास्ट शासक था और काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया। उस शासन में इनका जो एरिया था वो काफ़ी कम हो गया था, किंगडम का जो एरिया था वो बहुत कम हो गया था, लेकिन तब भी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 19 साल तक इसने शासन किया था। पॉइंट्स जो इसके बारे में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, बस यही चीज़ है जो आपको याद रखने लायक है इसके बारे में, और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, तैमूर, जो तिमूर था या तैमूर था, उसका इन्विजन शुरू हुआ था इसके टाइम पर। 1398-99 में तैमूर का आक्रमण हुआ, और इसका जो नॉर्थ का जो इंडिया था उस पर जितना शासन था वो लगभग पूरा जा चुका था। तैमूर ने पूरे पंजाब और सिंध पे कब्जा कर लिया था, वहाँ पर अपना प्रतिनिधि को छोड़ के वापस चला गया था। ठीक है, तैमूर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो मंगोल के सबसे खतरनाक मतलब जो रूलर्स हुए उनमें जो था चंगेज़ खां। ठीक है, चंगेज़ खां उसका वंशज था, चंगेज़ खां का वंशज था। चंगेज़ खां के पोते ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के टाइम पर, और उसी का वंशज था ये जो आपका है तैमूर। तैमूर इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है हिस्ट्री में, क्योंकि इसने भी इंडिया पर आक्रमण किया था सिर्फ और सिर्फ रुपए कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा राज्य स्थापित करने का इसका सेंस नहीं था। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं तैमूर और महमूद गजनई के नाम पे, क्योंकि तैमूर का भी एक ही काम था कि इंडिया से जो एक तरीके से जो यहाँ का धन है, जो यहाँ की वेल्थ है, उसको लूटा जाए, और महमूद गजनवी के भी एक ही काम था कि इसको यहाँ से वेल्थ को लूटा जाना। लेकिन तैमूर ने जितना नुकसान किया उससे कहीं ज़्यादा नुकसान किया था मोहम्मद गजनवी ने। महमूद गजनवी आया भी कब, महमूद, बार बार मैं गलत शायद बोल दे रहा हूँ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की। मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे ही मध्यकालीन भारत आपका स्टार्ट हुआ था सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1000 से लेके 1027 के बीच, 1000 से लेके 1027 AD के बीच में, 1000 से 1027 AD के बीच में इसने 17 आक्रमण किए थे। ठीक है, उन 17 आक्रमणों में सोमनाथ पर आक्रमण जो था वो सबसे ज़्यादा फेमस था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसने किया था इंडियन जो लोग थे उनका, और वहाँ पर संपत्ति भी सबसे ज़्यादा लूटा था। तो ये था डिफरेंस महमूद गजनवी और तैमूर के बारे में, क्योंकि दोनों का काम एक ही हिसाब का था, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, मुझे भी हुआ करती थी। अधिकतर कन्फ्यूजन जो होते हैं कभी ना कभी जो मुझे रहे हैं मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कन्फ्यूजन मुझे रहा है कहीं ना कहीं तो आप लोगों को भी कभी ना कभी कन्फ्यूजन जरूर रहा होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देयर वॉज नो स्टेबिलिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत एट दिस टाइम। उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत में कोई स्टेबिलिटी बची नहीं थी और राज्य बहुत कम होता चला गया था। ठीक है, हैज़ टू कंट्रोल यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हैज़ नो कंट्रोल ऑन नॉर्थ इंडिया स्पेशली पंजाब। ठीक है, कंट्रोल तो पूरे पे ही खो चुका था, लेकिन स्पेशली जो पंजाब वाला और जो नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन था उस पर पूरा कंट्रोल खो चुका था। पंजाब का जो एरिया था वो तैमूर जीत के और उस पर अपने प्रतिनिधि को छोड़कर वापस जा चुका था। ठीक है, तो ये तो था पूरा तुगलक वंश के बारे में, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। कल का जो क्विज का क्वेश्चन था उसमें मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला तो था आपका बलवन वंश का जो स्थापक था वो कौन था, तो गयासुद्दीन बलवन था, जो काफ़ी लोगों ने सही बोला। और सेकंड जो क्वेश्चन था वो था आपका कि कहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो एक चाचा जी थे या अपना ससुर था, दोनों थे, उसके ससुर था, उसको कहाँ पर मारा था, तो वो मारा था प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़, कहीं कहीं आपको इलाहाबाद भी लिखा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर उतना क्लियर नहीं था इस चीज़ के बारे में कि कौन सी जगह कौन सी है।
प्रतापगढ़ या इलाहाबाद मान लीजिए, जिसको उस टाइम पर बुलाया जाता था काड़ा मनिकपुर, ठीक है, उस टाइम पर जिसको काड़ा मनिकपुर बुलाया जाता था, वहाँ पर इसने मारा था। और जो कि किस नदी के किनारे था, क्वेश्चन इस चीज़ का था कि किस नदी के किनारे था, जो कि गंगा नदी के किनारे था, इसीलिए मैंने जगह छोड़ रखी थी। तो ये तो था पिछले क्लास के क्विज के क्वेश्चन। और बात करते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन। मैं क्विज के क्वेश्चन लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो मैं क्विज के क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ। यहीं अभी लिख देता हूँ आपसे और कुछ क्वेश्चन आप बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे है, यहाँ पर 3 मैंने नाम लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जजिया कर। जजिया कर से क्वेश्चन क्या है आपसे कि सबसे फर्स्ट रूलर जिसने जजिया कर इंडिया पर लगाया, इंडिया में आने के बाद जो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया। जजिया कर के बारे में आपको पहले बता दूं कि जजिया कर ऐसा नहीं है कि इंडिया में आने के बाद ही लगा। इससे पहले जो मतलब मिडिल ईस्ट का जो एरिया था, वहाँ पर यहूदी लोग थे जो जजिया कर पहले भी लगाया करते थे, ठीक है। इस पर इसकी भी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, जो अभी शायद आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान का बताना है कि आपको रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी, किसके साथ रजिया सुल्तान की शादी हुई थी। फिर बात करते हैं कोहिनूर के हीरे के बारे में। कोहिनूर का जो हीरा था उसको किस राजा से जीत कर लाया था आपका गफ्फूर, मलिक गफ्फूर जो था वो किस राजा से लेके आया था, ठीक है। मलिक गफ्फूर मैं बता रहा हूँ, मलिक गफ्फूर किस राजा से छीन के लाया था, उस राजा का नाम बताना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है आज के क्विज के। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस बारे में भी अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियोज़ भी कंटिन्यू लेक्चर टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।